नमस्ते क्लास, हाय दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है विद चैप्टर नंबर 10 गवर्नमेंट बजट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको आराम से 6 नंबर तक का क्वेश्चन ये आपको एग्जाम में दे देगा। किस प्रकार का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बताता रहूँगा। हमारे नोट्स हैंडमेड्स हैं प्रॉपर, ठीक है। बुक का इस्तेमाल करके 2 से 3 बुक का इस्तेमाल करके बेसिकली किसी एक बुक को सुप्रीमो डाल के हमने नोट्स को बना रखा है और उससे हम अपने इन चैप्टर्स को पढ़ा रहे हैं। इससे पहले अभी हम काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं इन्हीं नोट्स की, और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो में चलते चलते मिल भी जाएगा। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते, हमें चैप्टर का नाम है बेसिकली गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ठीक है। अभी रिसेंट में हमारा बजट पास हुआ, फरवरी के फर्स्ट वीक में बेसिकली हमारा बजट पास हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और इस बार का बजट भी हमारा अच्छा खासा पास हो चुका है जिसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, ठीक है। तो बात करते हैं कि ये होता क्या बेसिकली। तो ये जो शब्द है बजट, ये बजट क्या शब्द है। तो बजट से बजट की अगर बात करते हैं तो बजट तो नथिंग, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है। कहता है बजट इज़ ए डॉक्यूमेंट जिसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग डिटेल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। इसका क्या मतलब है, फिस्कल ईयर की बात करें जो 1 अप्रैल को शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च को ख़त्म। तो जो सेशन 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होगा, उस साल में हमें क्या क्या प्रोग्राम्स लाने हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ लानी है, उन सब की जो प्रॉपर डिटेल है वो आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी और उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है बजट, ठीक है। यानी कि अगले साल हमें क्या करना है, अगले साल हमें क्या, ये जो साल है फिस्कल ईयर है उसमें हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी है, क्या क्या तौर तरीके अपनाने हैं, वो सब कुछ आपको रिटर्न फेस में मिल जाएगा अपने बजट के अंदर। वो डॉक्यूमेंट हमारा वही बजट है। फिर बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट शब्द का क्या मतलब है। तो गवर्नमेंट बजट इज़ ऑन एनुअल स्टेटमेंट, ये पूरे एक साल की स्टेटमेंट होती है जो किस बात को दर्शाती है, शोइंग आइटम वाइज। आइटम वाइज का मतलब है कि एक एक करके हर चीज़ की लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक बहुत साधारण सी भाषा में कहूँ तो गवर्नमेंट बजट एक ऐसा एनुअल स्टेटमेंट है जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि कहाँ से हमारे पास पैसा आएगा और कहाँ हम उस पैसे को खर्च करेंगे, ठीक है। और ये शब्द जो है एस्टिमेट वैल्यूज़ के साथ होता है। एस्टिमेट वैल्यू का मतलब होता है एक्यूरेट वैल्यू किसी को नहीं पता होती, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू होती है किसी तकरीबन इतना, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है और हो सकता है उतना भी हो जाए। और वही वाली बात हमने लिख भी रखी है कि एस्टिमेट वैल्यू का मतलब होता है आपकी अप्रॉक्स वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू किसी को नहीं पता भाई, ठीक है। और फिस्कल ईयर कौन सा होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर कब खत्म हो जाएगा, आपके 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत छोटी सी बात रही बजट क्या होता है और गवर्नमेंट बजट बेसिकली क्या होता है, ठीक है। बाकी तो इसमें बहुत कुछ है। बजट पास कौन करता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि अभी निर्मला सीतारमण है वो पास करती हैं, वही नहीं करती। अगर फाइनेंस मिनिस्टर बदल जाते हैं तो वो पास करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पास करता है और मेनली फरवरी के फर्स्ट वीक में ये बजट हमारा आमतौर पर बहुत सिंपल से तरीके से पास हो जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में ध्यान रखना, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। बाकी जितने अलग अलग बजट है वो सारे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जिस बजट को हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सेंट्रल बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बजट है, दैट्स इट। उसके बारे में हम जानेंगे कहाँ पैसा आता है और कहाँ हमारा पैसा वो वाला खर्च हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला फेस रहेगा, ध्यान देगा कि बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जब भी कोई बजट हमारी गवर्नमेंट लेके आती है तो वो किस नियति के साथ लेके आती है। तो उसमें सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन इस साल के सैम्पल पेपर में मेरे भाई 3 मार्क्स का है और ध्यान रखना 2 में से एक बार ये पूछा जाता है, बल्कि अब तो रिपीट भी कर रखा है, पिछले साल भी आया, उससे पहले भी आया और इस साल भी सैम्पल पेपर में दे रखा है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिख रखा है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा करके, ये थोड़ा सा ऐसा करके लिख रखा है। ये आपको 3 नंबर, देखो यहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट कितनी लाइन लिख दी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जब आप बोर्ड में लिखते हो जैसे कर करके लाइन खींचते कि इसको इतना बना दो, फिर इसको यहाँ से इतना बना दो, मेरे भाई आराम से पन्ना भर दोगे इसमें। तो 3 मार्क्स के लिए मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इतना लिख दो, ठीक है। एज अ बोर्ड कॉपी चेक कर, आपको टीचर फुल मार्क्स दे देगा बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बहुत जेन्युइन तरीके से लिखा हुआ है, पढ़ते इसको क्या है। ये कहता है कि थ्रू बजट गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारा गवर्नमेंट होता है, एम टू रिएलोकेट रिसोर्सेज, यानी कि हमें अपने रिसोर्सेज को किसी सही जगह लगाना होता है। मेन बात तो ये है कि भाई अगर सपोज करिए कि आपने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा दिया और वो सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट टाइम आप उस सेक्टर में पैसा न लगा के किसी दूसरे सेक्टर में पैसा लगाइए जिससे आपके रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। तो आपको अपने रिसोर्सेज को बेसिकली रिएलोकेट करना होता है कि ब्रो यहाँ नहीं यहाँ लगाते, यहाँ नहीं यहाँ लगाते, जहाँ पे बेहतर उस रिसोर्स का इस्तेमाल हो सके वहाँ।
तो थ्रू बजट गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमी एंड द सोशल वेलफेयर। देख लो, तो जो हमारी गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को लगाती है वो किस बात को ध्यान, वो इकोनॉमिक को भी ध्यान में रखती है और वो सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखते हैं। सोशल वेलफेयर प्रायोरिटीज ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। यानी कि जिस भी देश में आप बजट पास करते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट बजट का मेन एम क्या होता है, वो रिसोर्सेज को रीएलोकेट करते हैं कि भैया इकोनॉमिक वे में भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि हमें रिसोर्सेज के दम पे पैसा भी कमाना है और रिसोर्सेज के दम पे हमें सामाजिक विकास भी करना है, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू, वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मतलब रीएलोकेट करते हैं, ये वाली लाइन याद रखनी है आपको। थ्रू गवर्नमेंट बजट aims to reallocate resources in accordance with the economic and the social welfare priorities of that country. Government can influence allocation of resources through टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, यानी कि हमारी भारत सरकार टैक्स कंसेशन दे सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है, हैवी टैक्स लगा सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, सब्सिडीज नहीं दे सकती। तो अगर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट, लोग एक्स्ट्रा मार्केट में इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, पूरा टैक्स में छूट दे देगी, सब्सिडीज एक्सेट्रा टू द प्रोड्यूसर एंड द वाइस वर्सा। भाई अगर गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट वैसे हमेशा चाहती है, गवर्नमेंट ध्यान रखें, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि हमारी इकोनॉमी में जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप करें, ठीक है, ये हमेशा चाहती है गवर्नमेंट। उसके चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि एक तो एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराते हैं और एक्स्ट्रा टैक्स कंसेशंस देते हैं, मतलब टैक्स में छूट देते हैं, ठीक है, जिससे लोगों को बढ़ावा मिलता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी भी है। और अगर ये है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अब और नहीं चाहिए तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है सब्सिडीज़ देना बंद कर दें अगर उन्हें लग रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर से नुकसान हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सब्सिडीज़ देना बंद कर दिया और टैक्स फालतू लगा दिया। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हो, इतना लिखो है, उसमें कोई इशू की बात नहीं। टैक्स कंसेशन डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, का ये मतलब है कि बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो ऐसी हैं जिसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है, विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर, जो लिटरली प्राइवेट सेक्टर को तो ऑब्वियसली बात है वो तो प्रॉफिट के पीछे भगते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारे काम खुद से करती है जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं करती। एग्जाम्पल है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, नेशनल डिफेंस करना, ये कुछ ऐसी पब्लिक गुड्स हैं जिसको हमारी गवर्नमेंट खुद से करती है, प्राइवेट सेक्टर को वो जनरली उसको नहीं देते। कि ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर तुम कर लो, वो तो उसमें से भी भाई निचोड़ने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट सेक्टर का तो व्यक्ति इतना लालची है, ठीक है। तो दिस इज इट। अगर आप इसको इतना सा भी कर लेते हो 3 नंबर में, तो भाई कसम से रियलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको 3 नंबर बहुत प्यार से दे देगा, ठीक है। अब इसको याद करने बैठोगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी कि भाई ये ना 2-4 लाइन में नहीं आने वाला, ठीक है। उसका सेकंड पॉइंट को हमें क्या पढ़ा रहा है, सेकंड पॉइंट पढ़ा रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ कैसी है कि इनइक्वालिटी का ये मतलब होता है कि जो अमीर तो और अमीर हो गए, गरीब बहुत गरीब रह गया। अभी भी गरीबों की तो हालत बिगड़ती जा रही है, अमीरों की हालत दिन ब दिन सुधरती जा रही है। इस चीज़ को किस तरीके से कम करें, तो बजट में क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट एम टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच। देखो किस तरीके से करते हैं, अमीरों पे लगाओ टैक्स और उस पैसे को किस पे खर्च कर दो, गरीबों के वेलफेयर पे। तो ये लोग इस तरीके से कंडीशंस लेके आते हैं कि जो अमीरों की जेब का पैसा है, ठीक है, जो अमीरों की जेब का पैसा है वो उस पैसे को, वो उस अमीरों के पैसे को इस तरीके से मतलब इस्तेमाल करते हैं, टैक्स वैक्स लगा के इस तरीके से सही जुगाड़ बैठाते हैं कि वो पैसा किस पे खर्च होता है, फिर गरीबों के वेलफेयर पे। वो तो हमारे थोड़े से नेता थोड़े से ज़्यादा सुधरे हुए हैं ना, वरना कसम से अगर तरीके से पैसा खर्च होने लग जाए ना तो भाई साहब बहुत जल्दी है। कोई कहता ना कि 100 साल लग रहे हैं भारत को डेवलप होने में, मैं कह रहा हूँ इतने जुगाड़ हैं भारत के बंदे कि 50 साल भी ना लगे कायदे में, तो अगर तमीज़ में लोग कर जाएँ तो नेताओं का पेट नहीं भर के दे रहा, कीड़े भी तो ना पड़ते हैं ना। ओके, नोट क्या नेक्स्ट क्या बात है, फ्री एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो मई 2016 में आई थी, आप ऐसी डेट याद रख सकते हो, अक्सर 1 नंबर में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। एंड फूड ग्रेन एट द वेरी नॉमिनल प्राइस टू बीपीएल फैमिलीज बाय द गवर्नमेंट हेल्प टू रेज क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ बीपीएल पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे ये वाली बात लिखी हुई है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट आपसे वो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो आपको 2 केस स्टडी के क्वेश्चन देगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का 17वां क्वेश्चन और इंडियन डेवलपमेंट का 34th क्वेश्चन, ठीक है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन में काउंट होते हैं 4-5 नंबर के, 6 नंबर तक के भी होते हैं। तो मेरे भाई वहाँ हम इंपॉर्टेंट ये कि जैसे एलपीजी कनेक्शन की वो बात करा तो वो आपको ऐसी ही एक सिचुएशन दे देगा और फिर वो उसमें आपसे पूछ लेगा कि आपकी राय क्या है, तो आपको बहुत सूटेबल राय देनी है, सही है, बहुत सूटेबल राय देनी। अगर आप सूटेबल राय नहीं देते हो
तो फिर वो आपको मार्क्स तो टेबल नहीं देगा, है ना। तो इन बातों को बहुत आराम से ध्यान रखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। देखो ये कॉमन सी बात है कि जब बजट वो लाएंगे तो चाहेंगे कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल करे, है ना। इकोनॉमिक ग्रो भी करो, इकोनॉमी स्टेबल रहे, वो इम्बैलेंस वाले हिसाब ना हो कि हिली पड़ी है। क्या मतलब है इस बात का? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइस। जैसे होता है ना कि कभी चीज़ बहुत महंगी हो गई, कभी सस्ती हो गई, तो ये जो प्राइजेस के साथ छेड़खानी होती रहती है इतनी सारी, वो ना हो। सच फ्लक्चुएशन क्रिएट अनसर्टेनिटीज़ इन इकोनॉमिक गवर्नमेंट। देख लो कुछ फ्लक्चुएशंस ऐसी होती हैं जो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ यानी कि ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देती है कि ब्रो क्या करूँ, इकोनॉमी की हालत को ऐसा कर देती है, थोड़ा सा परेशान। गवर्नमेंट क्रिएट मैनी पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिसिट बजट डिफ्लेशन हेल्प टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी। इसका क्या मतलब मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट जब भी बजट लेके आती है तो पहला तो उनका काम ये होता है कि हमारे जो लार्ज स्केल पे फ्लक्चुएशन होता है, यानी कि चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे या फिर डिफ्लेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, तो इसका नुकसान हमारी इंटायर इकोनॉमी को पड़ता है। तो गवर्नमेंट अपने बजट के माध्यम से ऐसी पॉलिसीज़ लाती रहती है कि अगर इन्फ्लेशन फेस करना है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से लेके आओ, डिफ्लेशन को फेस करना है तो डिफ्लेशन के हिसाब से पॉलिसीज़ लेके आओ। समझ रहे हो आप? इसीलिए कहते हैं कि बजट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वन इज़ व्हाट? इट्स द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, तो कहता है कि बजट इज़ प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग। ठीक है, ये मैनेजिंग होगा, मैनेजिंग कर दिया मैंने, गलत हो गया। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। अब आप समझो क्या है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर्स है, यानी कि ऐसे जो सेक्टर्स का, पब्लिक सेक्टर्स का मतलब ये हो जाएगा कि जिसको जो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में, ठीक है, उनको कैसे मैनेज करना, गवर्नमेंट इस पर भी बहुत काम करती है। वो एक अलग बात है कि हो नहीं पाता इतना अच्छा काम, क्योंकि सरकारी दफ्तरों के अंदर दीवारें लाल मिलती हैं और अंडर टेबल पैसा चलता है। ठीक है, इनके खुद के रिश्तेदारों के काम होंगे तो भक्के करेंगे, और एक आम हम जैसा आम व्यक्ति अगर वहाँ लाइन में पहुँच जाए तो भाई साहब बंदा टेबल से टेबल घुमाता रहता है कि उसके पास चले जाए, उसके पास चले जाए, और वहीं इनके मुँह पे पैसा दे के मारो, भक्के काम करते हैं। ठीक है, तो बजट इज़ प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस, यानी कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको लिटरली गवर्नमेंट रन करती है किसी भी तरीके से, उनको मैनेज करें, उनको मतलब उनको ना थोड़ा स्टेबिलिटी उनको भी चाहिए। सच बात ये है, ठीक है, उनको भी स्टेबिलिटी चाहिए। हर साल हमारे यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट होता है और कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट का हिस्सा किसको दे दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया जाता है। बट स्टिल अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपका प्राइवेट सेक्टर छोड़ो, आप पब्लिक सेक्टर में आपने फाड़ के रख रखी, भाई बहुत तगड़ा काम करते हैं, तो शायद इतनी परेशानी देखने को ना मिले। बट ठीक है, बीइंग अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी फेस करना पड़ता है। उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ज़रूरी चीज़। ऑब्वियसली बात है भाई, ग्रोथ नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, खुद सोचो। ग्रोथ नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज अ सिचुएशन इनक्रीज द रियल जीडीपी। क्या कह रहा है? वेट, इट्स नॉट अ सिचुएशन। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। दो टाइप की जीडीपी पढ़ाई गई है चैप्टर नंबर 4 में, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो आप खुद सोचो कि भैया आपको इस तरीके से डेवलपमेंट करना, ऐसी ग्रोथ करनी है जो ग्रोथ फ्यूचर तक टिके। ऐसा नहीं कि आज ग्रोथ दिख गई और कल को फिर बर्बाद हो, अपने ऐसा नहीं होना चाहिए। वो होगा कैसे? अन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमारे देश में जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की जो वॉल्यूम है बेसिकली वो इंक्रीज हो। प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, थ्रू बजट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड टैक्स रिबेट्स एंड अदर इंसेंटिव्स एंड स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इनहेंस द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वो होता कैसे है भैया, अपने देश की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन पहले से बढ़ जानी चाहिए, और गवर्नमेंट उसमें क्या हेल्प कराती है कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इस चीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प प्रोवाइड करने, टैक्स में रिबेट देती है और बहुत अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करती है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ध्यान रखना इस बात का। तो इकोनॉमी की ग्रोथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आई थिंक सबसे सीरियस मुद्दा तो यही है हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर। गवर्नमेंट बजट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस वेज। मतलब गवर्नमेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ट्राई करती है कि वो देश में रोज़गार पैदा कर सके। जैसे कि इन्वेस्टमेंट करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, इस साल भी बहुत किया है, जैसे कि फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट करिए, ब्रिजेस बना रही है और अलग अलग रोड्स बनती रहती है, ना जाने क्या क्या। गवर्नमेंट का एम है, गवर्नमेंट ऑल्सो एम टू प्रोवाइड जॉब थ्रू वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स लाइक स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है, ये मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये वाला, और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक्सेट्रा। ठीक है,
और ये इसकी फुल फॉर्म आपसे जनरली पूछ लेता है, मनरेगा की। सही है, मनरेगा कब आया और मनरेगा की फुल फॉर्म बेसिकली क्या है, 1 नंबर में बहुत आराम से पूछा जाता है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है, वो क्या है भाई, द गवर्नमेंट बजट एम टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर इंकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन द इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स। इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन, इसका क्या मतलब है, ये लोग बजट के माध्यम से जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इकोनॉमी में पैसा लगाना चाहते हैं, ये उनको ऑफर्स करते हैं कि भाई आप जाओ मार्केट के अंदर, उस बैकवर्ड एरिया में हम आपको टैक्स कंसेशन देंगे, टैक्स में छूट देंगे, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेंगे, जो अलग है हेल्प हो सकते हैं वो हम आपको हेल्प करके देंगे, बस आप जाओ। और उस जगह पे अगर आप जाके इंडस्ट्री सेटअप कर दो तो वहाँ से वो बैकवर्ड एरिया आपके सारे डेवलप हो जाएगा और इस बहाने उस एरिया की भी तरक्की पर्टिकुलर जनरली हो जाएगी। ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हमारे गवर्नमेंट बजट के जो है बेसिकली होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो हमें क्या पढ़ा था, वो हमें पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो बेसिकली उसके 2 कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अब रेवेन्यू बजट में वो रेवेन्यू रिसिट्स पढ़ाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाएगा, कैपिटल रिसिट्स पढ़ाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाएगा। अब ध्यान रखना, जब भी वो कैपिटल रिसिट्स है, कैपिटल एक्सपेंड, जब भी वो कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे पड़ता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे पड़ता है। रेवेन्यू शब्द की का असर जो है आपकी एसेट्स या लायबिलिटीज़ पे जनरली नहीं पड़ता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक एक करके इनको जानते हैं कि रेवेन्यू रिसिट्स क्या है बेसिकली, और डेफिनेशन भी नहीं इसकी स्टिल रहेगी, तो इसलिए डेफिनेशन इतनी मायने रखती भी नहीं है। रेफर्स टू दोज रिसिट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। भाई वो कह रहा है ना तो इसकी वजह से आपके ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, नहीं आपकी इस एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऐसे जो रिसिट्स होती हैं उनको आप रेवेन्यू रिसिट्स कहते हो। ठीक है, अब रेवेन्यू रिसिट्स के सोर्स क्या है, तो सबसे पहला सोर्स है उनका टैक्स और दूसरा है नॉन टैक्स। एक एक करके जानते हैं इनको क्या है ये। ठीक है, अब जब टैक्स वाली बात करेंगे तो यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है। टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू सम टोटल ऑफ रिसिट्स फ्रॉम टैक्स एंड अदर ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर आप लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हो, आप लोग अलग अलग जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ होती हैं जो आप इकोनॉमी के ऊपर लगाते हो, उन सब से जो पैसा कलेक्ट करते हो, इट्स अ टैक्स रेवेन्यू। ध्यान रखना कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। आपको टैक्स की पेमेंट करनी है, इट्स ए कंपलसरी प्रोसेस। और एक बात और ध्यान रखना, बदले में ये मत सोचना, बदले में ये बिल्कुल मत सोचना कि बदले में आपको उसका कुछ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बदले में आपको कोई रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्टली मिलता है नो डाउट, बट डायरेक्टली नहीं मिलता। अब इस साल का जो सैम्पल पेपर है तुम लोगों का, उसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इसको उन्होंने 3 मार्क्स में डाल दिया। डायरेक्ट पूछा गया, डायरेक्ट, कुछ ऐसा घुमा फिरा के नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा गया है। अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, तो रेफर्स टू टैक्सेस दैट ऑन क्या कहता है, रेफर्स टू टैक्सेस दैट ऑन प्रॉपर्टी दैट इम्पोज्ड, लिख दूंगा मैं, दैट इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम। यानी कि जो टैक्सेस आपकी प्रॉपर्टीज़ पे लग रहे हैं, आपकी इनकम पे लग रहे हैं, अब चाहे आप इंडिविजुअल हैं या आप कंपनी है, एंड द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट कर ही नहीं सकते। अगर आई एम द एम्प्लॉई, अगर मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का एम्प्लॉय अगर मैं होता जहाँ से मुझे सैलरी मिलती, तो मैं उनको इनकम टैक्स प्रोवाइड कराता। ठीक है, मतलब उनको क्या प्रोवाइड कराता, वो जो मुझे सैलरी दी, सपोज को उन्होंने कहा जी हम आपको 50 लाख का पैकेज देते हैं, से एग्जांपल। ठीक है, अब जी 50 लाख का पैकेज मिल गया, कि अब क्या होगा कि अब ये होगा कि उस जो एक लिमिट है, अभी 7-7.5 लाख तक की लिमिट बना दी कि उस तक आपको टैक्स नहीं देना, उसके जो ऊपर का अमाउंट है मुझे उस पर क्या पे करना, टैक्स पे करना, तो सीधा सीधा मेरी इनकम से डिडक्ट हो जाएगा। तो एक ऐसा टैक्स जो सीधा आपकी प्रॉपर्टी पे लग रहा है, आपकी इनकम पे लग रहा है ना, जो हम लोग जैसे कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, ये सब डायरेक्ट टैक्स ही तो है, और हम इसका बर्डन शिफ्ट भी नहीं कर सकते। भाई मेरा टैक्स है, मुझे देना पड़ेगा। एग्जांपल देख लो, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स, इसको प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं, इंटरेस्ट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया। आपने प्रॉपर्टी खरीद के महंगे दामों में बेच दी, आपको प्रॉपर्टी बेचने से अच्छा खासा बेनिफिट हुआ, तो गवर्नमेंट उसमें भी क्या मांग लेगी आपसे, टैक्स मांग लेगी। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि इन केस ऑफ इनकम टैक्स द लायबिलिटी, देखो इनकम टैक्स की बात करते हैं, द लायबिलिटी टू पे, एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया, ध्यान रखना,
लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड एक्चुअल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन, यानी कि जिस व्यक्ति के ऊपर उसकी लायबिलिटी चढ़ी वही बंदा उस बर्डन को भी फेस करेगा। ये एक ही व्यक्ति के साथ होता है जब आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। तो आप डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन याद रख सकते हो, आप डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल से याद रख सकते हो, बल्कि ये एग्जाम्पल एक नंबर में भी पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे। और ये इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो कि जो ये टैक्स होता है आप जो जिसकी जिम्मेदारी है वही पे करे, उसकी जिम्मेदारी कोई और पे नहीं करेगा। टैक्स की बात करें तो ये प्रोग्रेसिव नेचर का भी होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है। रिग्रेसिव नेचर का भी होता है, ठीक है, यानी कि जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका टैक्स का जो कंडीशन में कम होते चले जाती है। और एक प्रोपोर्शनल होता है कि भाई साहब फिक्स रहने वाला, एक कमाओ चाहे 10 कमाओ आपको इतने टैक्स देना पड़ेगा, एक बात है। तो ये छोटी सी बात है आपकी डायरेक्ट टैक्स के चक्कर में। फिर आपको बात करनी है इनडायरेक्ट टैक्स के चक्कर में। आर दोज टैक्सेस विच कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, ये वो टैक्स होते हैं जो आप किसी अनदर पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हो। देयर मॉनेटरी बर्डन इज अल्टीमेटली borne by the final user for goods and services rather than the person to whom the tax is levied। अरे यहाँ जाओ गलती हो गई, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने परचूनी की दुकान पे जाओ, आप अपने एक शॉप पे जाते हो, किसी भी परचूनी की दुकान की शॉप पे जाते हो, आपने वहाँ से कोई भी पर्टिकुलर 5 रुपये का सामान खरीदा, ना यू आर द फाइनल कंज्यूमर। आप सीधा उस 5 रुपये का जो भी सामान आपने खरीदा आप उसको इस्तेमाल करोगे, खाओगे, पेन ले रहे हो तो पेन चलाओगे, इस्तेमाल करोगे, वट एवर भी, तो उस पर आप टैक्स पे करते हो जीएसटी। वो जो जीएसटी आप पे करते हो वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब वो एक अलग बात है कि वो दुकानदार पे करता है गवर्नमेंट को टैक्स, क्योंकि अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो वो किसको पे करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। लेकिन वो टैक्स वसूल किससे रहा है, खुद सोचो आप, वो टैक्स वसूल किससे रहा है, हमसे। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो बर्डन है वो शिफ्ट हो गया अंदर पर्सन पे, यानी कि टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को कोई और कर रहा है लेकिन टैक्स एक्चुअल में पे कोई और कर रहा है। एग्जाम्पल है जीएसटी देख लो, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक्सेस ऑन द लिक्वर, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा, बहुत कुछ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। आप इसको 3 नंबर के हिसाब से अगर देखना चाहते हो तो मेरे भाई आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, ये हो गया आपका 3 नंबर के प्रोस्पेक्टस से। बहुत आराम से मैंने डिफरेंस लिख दिया है। इम्पैक्ट की बात करते तो कहता है कि बेसिकली द डायरेक्ट टैक्स आर लिवाइड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ठीक है। जो इम्पैक्ट का मतलब कि टैक्स लगता है किस पे, बेसिकली तो डायरेक्ट टैक्स या तो इंडिविजुअल पर्सन्स पे लगता है, इंडिविजुअल फॉर्म्स पे लगता है, फिर कंपनीज वगैरह पे भी लगता है, और एक किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। बर्डन शिफ्ट की बात करें तो द बर्डन डायरेक्ट है, द बर्डन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन, यानी कि जिस पे उसका इम्पैक्ट पड़ा वही उसको पे करेगा, ठीक है। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन द अदर पर्सन, यानी कि जिम्मेदारी किसी और की, पे कोई और कर रहा है। कवरेज की बात करें, दे हैव लिमिटेड रीच एज दे डू नॉट रीच ऑल द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ लिमिटेड कवरेज है, ध्यान रखना। यानी कि अभी तक सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग हैं भारत के जो डायरेक्ट टैक्स पे भी करते हैं, ठीक है, बाकी सब लोग टैक्स पे नहीं करते। और यहाँ पे क्या होता है, ये एरिया बड़ा है, इनडायरेक्ट टैक्स आप बहुत बड़े आप इकोनॉमी के जो सेक्शंस हैं उनसे कवर कर सकते हो, सोसाइटी के बहुत बड़े सेक्शन से आप इनडायरेक्ट टैक्स कवर करते हो, तो इसका एरिया बहुत बड़ा, वाइड कवरेज, ठीक है। और इसका क्या है, इसका लिमिटेड कवरेज है, दे हैव द लिमिटेड रीच हैव द लिमिटेड रीच, ठीक है। आप इसको 3 नंबर के प्रोस्पेक्ट से बिल्कुल याद रख सकते हो, कोई बुराई यहाँ पे नहीं हो। फिर आपको पढ़ाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या रेफर्स टू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्सेज अदर देन द टैक्स रिसीट्स। अब टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा जो बच गया वो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमाती है। अब गवर्नमेंट अगर किसी को लोन दे रही है, अक्सर वो अपने स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दे देते हैं, लोन टेरिटरीज को लोन दे देती है, अदर किसी दूसरे विदेशियों को लोन दे देते हैं, उससे जो वो इंटरेस्ट कमाते हैं ये गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। अब जैसे कि प्रॉफिट किसके, पीएसयूज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि रेलवे, एलआईसी, भील, इन या उसके अलावा जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में पैसा लगा रखा है, सही है, वहाँ सबसे जो प्रॉफिट या डिविडेंड ये लोग कमाते हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएगा आपका, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। फीस की बात करते हैं तो कहता है कि रेफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिक्वायरिंग। फीस क्या है भाई, गवर्नमेंट आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड करवाती है, टू कवर द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। जब गवर्नमेंट आपको कोई भी सुविधा आपको प्रोवाइड कराती है तो उसके बदले में जो वो आपसे पैसा लेती है वो आपका फीस है। कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराती है कि जी कोर्ट फीस, फलाना फीस, ठीक है। लाइसेंस फीस की बात करें तो लाइसेंस फीस का सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट आपको किसी चीज़ की बाइक चलानी है आपको, सही है, तो आपको लाइसेंस फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है।
तो जब गवर्नमेंट आपको कोई परमिशन देती है उस टाइम पे जो आपसे पैसा ले रही है वो आपको क्या मिलेगा, एक तरह का लाइसेंस फीस पे करनी पड़ती है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो फाइन्स एंड पेनल्टी मार चल रहा, धड़ाधड़ चालान कटते हैं। सही है, किसी का हेलमेट का कट रहा है, किसी का रॉन्ग साइड का कट रहा है, किसी का डीएल का कट रहा है, किसी का पॉल्यूशन का कट रहा है, ठीक है, पता नहीं कौन कौन से। उसके अलावा एक होता है स्टेट्स वगैरह। स्टेट्स में क्या होता है, वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके पीछे की प्रॉपर्टी का कोई भी वारिस नहीं है तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, अक्सर गवर्नमेंट की हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जो आपका गवर्नमेंट का एक ये भी कर्निंग फेज है, रेफर्स टू क्लेम द गवर्नमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। समझ रहे हो आप, एक्सेप्ट ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो गवर्नमेंट जो टैक्स के माध्यम से कमाते हैं उसके अदर देन जो बैठता है वो आपका कहलाता है यहाँ पर। फिर मैं बात करूँ कैपिटल एसेट्स की, तो रेफर्स टू दोज एसेट्स व्हिच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट। देखो, या तो इसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट होगी या फिर भैया एसेट्स आपकी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल बात करते हैं बोरिंग्स, लोन ले लो किसी से, देखो पैसा तो आ रहा है जेब में नो डाउट, पर भैया कर्जा साथ में आ रहा है। आर द फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोरो फंड्स फ्रॉम ओपन मार्केट, आरबीआई, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। जब गवर्नमेंट को अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसा उठाना पड़ जाता है, लोन वगैरह लेना पड़ जाता है, तो वो जो रिसिट्स हो रही है वो एक तरह की कैपिटल रिसिट्स है। ठीक है, वो कहता है कि बोरोइंग्स आर कैपिटल रिसिट्स एज दे क्रिएट अ लायबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। बात वही है ना कि बोरोइंग क्या है, कैपिटल। वही चीज़ तो मैंने भी बोल दी थी कि बोरोइंग से काफ़ी कैपिटल एसेट्स की तरह काम कर देती है अगर वो लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर क्या चढ़ा दे, लायबिलिटी चढ़ा दे। रिकवरी ऑफ लोन, अब रिकवरी ऑफ लोन का ये मतलब है कि आपने किसी को लोन दे रखा, आपने उसका पैसा मांग लिया कि भाई मुझे ज़रूरत है, मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। तो रिकवरी ऑफ सच लोन इज अ कैपिटल एसेट्स एज इट्स रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। खुद सोचो ना यार, आपने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, आपने किसी को लोन दे दिया और उस लोन के बदले में आपने कह दिया कि भाई काम कर यार, मुझे बड़ी पैसे की आवश्यकता, मेरे बड़े खर्चे हो रहे हैं, तो मुझे मेरा पैसा वापस कर दे। तो जो आपने उसको एक तरह का लोन दे रखा था, तो आपके लिए वो एक तरह की एसेट्स होती है। जब आप किसी को लोन देते हो वो खत्म होंगे एसेट्स। उसके अलावा क्या होता है कि अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर का कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेचती है और ये हर साल बजट में होता है। तो रेफर्स टू एक्ट एज सेलिंग अ पार्ट, देख रहे हो क्या कह रहा है, सेलिंग अ पार्ट और द होल ऑफ शेयर्स, या तो थोड़ा सा हिस्सा बेच देगी या पूरा का पूरा हिस्सा बेच देगी, ऑफ सेलेक्टेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि अभी उन्होंने LIC का बेचा, रेलवे का बेचा, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स हैं जो लॉस में चल रहे थे उनको बेचा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं कि या तो थोड़ा सा हिस्सा बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर को या फिर पूरा का पूरा हिस्सा बेच देते हैं, जैसा इनको सही लगता है। और दे आर टर्म्ड एज कैपिटल एसेट्स एज दे रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जब वो अपने किसी एसेट्स को बेचते हैं तो भाई आप खुद सोचो, एसेट्स को बेच के आपके पास पैसा आ रहा है या फिर आपके पास कर्जा, या फिर आपके पास कर्जा करके पैसा आ रहा है, दोनों के दोनों कैपिटल एसेट्स है। स्मॉल सेविंग्स का भी ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं जनरली। तो रेफर्स टू फंड रेज फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स होती हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स की डिपॉजिट्स होते हैं, किसान विकास पत्र की डिपॉजिट्स होते हैं। ये इन सभी पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने काम निपटाने के लिए, ठीक है। तो दे आर ट्रीटेड एज द कैपिटल एसेट्स एज दे लीड टू ऑन द इंक्रीज इन लायबिलिटी। आप सोचो कि आप किसी और का पैसा अपने काम में ले रहे हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बोरोइंग कर रहे हो, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसेट्स बिक रही है, रिकवरी ऑफ लोन कर रहे हो, एसेट्स बिक रही है। तो जब एसेट्स बेच के या फिर लायबिलिटी मतलब कर्जा लेके जब आपके पास पैसा आता है वो कहलाते हैं आपके कैपिटल एसेट्स। एंड जस्ट इसका अपोजिट बजट एक्सपेंडिचर, ये बहुत छोटे छोटे हैं। बजट एक्सपेंडिचर में क्या है, सबसे पहले आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसेट्स नॉर रिडक्शन इन लायबिलिटी। जब आपकी किसी खर्चे से ना तो कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़े, ना ही आपके ऊपर कोई कर्जा उतरे आपके ऊपर से, तो ऐसे खर्चे आपको कहलाते हैं जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि सैलरी देना, पेंशन देना, इंटरेस्ट पे करना, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के खर्चे उठाना, डिफेंस पे पैसा खर्च करना, हेल्थ पे पैसा खर्च करना, स्टेट्स को चंदा प्रोवाइड करना, एजुकेशन पे पैसा खर्च करना, एक्सेट्रा। तो जो आपके, मैं इनको बोलता हूँ डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट ऑन एसेट्स, या तो इस खर्चे की वजह से आपके ऊपर एसेट्स आपकी बढ़ जाएगी, और कॉज अ रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, आप गवर्नमेंट का कुछ कर्जा चुका दोगे। जैसे आपने बोरिंग्स ले रखी थी उसका कर्जा चुका दिया, आपने क्या कर दिया, मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पैसा खर्च कर दिया, अच्छा खासा मेट्रो बनवा दिया, फ्लाईओवर बनवा दिया, रैपिड रेल बनवा दी, नई रोड बनवा दी, एक्सेट्रा, कोई सा भी हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट कर्जे चुकाती है और एसेट्स खरीदती है,
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट एसेट्स बेचती है और कर्जा चढ़ाती है अपनी छाती पे, कैपिटल एसेट्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1 नंबर के प्रोस्पेक्टस से भी, ये केस स्टडीज के प्रोस्पेक्टस से भी, ये 3 नंबर के प्रोस्पेक्टस से भी, कि आप गवर्नमेंट डेफिसिट को मेजर कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहला शब्द है कि बजट डेफिसिट क्या होता है। ये कहता है कि जो बजट डेफिसिट जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल रिसिट से ज़्यादा हो, यानी कि आपकी इकोनॉमी का खर्चा तो है सपोज करो 1000 करोड़, लेकिन आपके पास जो कमाई के जरिए वो है सपोज करो 900 करोड़, है ना। तो आपको 100 करोड़ का क्या हो रहा है, बजट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है नेगेटिव अमाउंट, और भाई नेगेटिव तब होते जब आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हों। ये वही वाली बात लिखो कि बजट डेफिसिट एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल एस्टिमेट रेवेन्यू। ठीक है, जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके टोटल एसेट से ज़्यादा होगा या टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा, तब आपको बजट डेफिसिट देखने को मिलेगा। और इसके भी टाइप्स हैं। सबसे पहला इसका रेवेन्यू डेफिसिट। 1 नंबर के लिए कोई बुरा नहीं है, केस स्टडी के लिए कोई बुरा नहीं है। रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। हमने अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, डे टू डे एक्सपेंसेस। हमने रेवेन्यू रिसिट्स पढ़ा, ये इनकी डे टू डे इनकम होती है, चलान रोज कटते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, फीस मिलती है, काफ़ी कुछ है। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट्स इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। सही है। इसके कुछ इम्प्लीकेशंस है, जैसे कि सबसे पहले कहता है इट इंडिकेट द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। इस बात को दर्शाता है कि आप इस योग्य भी नहीं है कि आप अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकें। यानी कि आपके दिन में 100 रुपये खर्च होते हैं, कमाते आप 80 हो, इसका मतलब या बहुत कम कमा रहे हो, या तो अपनी कमाई बढ़ानी पड़ेगी या फिर अपने खर्चे 80 ले आओ। ठीक है भाई। तो इट्स इंडिकेट इस बात को दर्शाता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट की सेविंग्स है वो तो खत्म हो जाती है। जब आप 100 खर्च करते हो 80 कमाते हो, तो 20 रुपये आपको अपनी सेविंग्स में से खर्च करने पड़ेंगे। और सेविंग के बाद गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल एसेट्स थ्रू बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपनी इन्हीं डे टू डे एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए या तो आप उधार लोगे किसी व्यक्ति से, या फिर अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर दोगे। ठीक है। यूज ऑफ कैपिटल एसेट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेड्स टू द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। जब आप अपने डे टू डे खर्चे करने के चक्कर में एसेट्स बेच रहे हो या बोरिंग्स कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी देखने को मिलता है इकोनॉमी के अंदर, जो कि गलत है। ठीक है। अब कैसे इस चीज़ से बच सकते हो, अब कैसे इस चीज़ से बच सकते हो कि भैया रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे कम करें। तो कहता है कि गवर्नमेंट को कुछ सीरियस स्टेप लेने पड़ेंगे, रिड्यूस और अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। यानी कि आपकी इकोनॉमी में जो खर्चे अनप्रोडक्टिव हैं या फिर जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको हटा दो, उनकी कोई जो खर्चे फालतू के उनको बिल्कुल ही मत करो। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स रिसिट्स फ्रॉम सोर्सेज ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू का सहारा लेके भी क्या कर सकती है, अपने जो उनके जो डे टू डे इनकम है, रेवेन्यू रिसिट्स उनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए इन दोनों बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं भाई, इन दोनों अच्छा खासा टैक्सेस लग रहे हैं चीज़ों पे, अच्छे खासे मतलब चालान कट रहे हैं। 100 चीज़ें भाई मेरे कट गए यार, दो जबरदस्ती के। सही है, घर के घर में रोड से घुस जाता, अंदर पहुँच जाता, और कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका, फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिट्स। नेक्स्ट क्या है, फिस्कल डेफिसिट। यहाँ पे वो ये कहता है कि इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिट्स, लेकिन उसमें आप बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करोगे। जब लोन वगैरह ले लेते हो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करोगे। और वही चीज़ लिखोगे कि रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब वो एक अलग बात है कि उन्होंने इस फॉर्मूले को 3 अलग अलग तरीके से तोड़ रखा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी यहाँ पे। तो आपको 3 अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूले को देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला क्या है, ये वाला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल एसेट्स हो गया। दूसरा क्या है, आपने टोटल एक्सपेंडिचर को लिख दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में इसी तरीके से तो पैसा खर्च होता है, माइनस रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में से अभी भी बोरिंग्स को उन्होंने घटा रखा है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दिया रेवेन्यू रिसिट्स, उसको उसके साथ लिख दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल एसेट्स को उन्होंने ही लिख दिया। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिट्स माइनस करो तो रेवेन्यू डेफिसिट आता है। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो आप एक ही फॉर्मूले को तोड़ के अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, सिर्फ बोरिंग्स गिवन हो,
तो फिस्कल डेफिशिएट और टोटल बोरिंग्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं, मतलब कि फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू टोटल बोरिंग जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो, सिर्फ बोरिंग्स गिवन हो तब। इसकी वजह से आपके ऊपर एक कर्जे का जाल चढ़ जाता है, डेब्ट ट्रैप कहते हैं उसको। सही है, आपने अपना कर्जे चुकाने के लिए, सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये लिए 5% की ब्याज पर, सही है, और मैंने उस व्यक्ति को 1 साल तक ब्याज नहीं दिया, तो मतलब आपके 10,000 का 1 साल का ब्याज हो जाता 10 पंजे भाई 500 रुपये महीना हो गया ना, तो 12 पंजे 60, 6,000 रुपये बैठ गया उसके 1 साल का ब्याज। अब उसके मेरे ऊपर कितना कर्जा चढ़ गया? 16,000। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करा, 16,000 का लोन लिया, उसको उसका कर्जा चुका दिया। अब अगली बार क्या होगा, 16,000 रुपये ब्याज लगेगा। मतलब आप अपने कर्जे चुकाने के चक्कर में अगर आप लायबिलिटी क्रिएट करते हो तो ये बहुत बुरी चीज़ है। आप अपने कर्जा अगर आप अपनी कमाई से चुका रहे हो, थोड़ा स्लो चुका रहे हो, वो फिर भी वर्थ इट है। ऐसे तो टाइम से चुका देना चाहिए, बट स्टिल अगर कंडीशन नहीं बन पाती तो आप अपने कर्जा क्या कहते हैं, आप अपना कर्जा जो चुकाओगे वो किस हिसाब से चुकाओगे, कमा के बेसिकली, ठीक है। लोन अगर आप अपने कर्जों को लोन ले लेकर चुका रहे हो, इट्स नॉट अ वर्थ इट, इट्स बिल्कुल वर्थ इट नहीं भाई ये, आप कर्जे के जाल से कभी निकल ही नहीं पाओगे। दूसरा इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत होती है, आप पैसा लिए जा रहे हो, इकोनॉमी में खर्च करे जा रहे हो, तो एक्स्ट्रा मनी सप्लाई भी तो अक्सर नुकसान देती है। महंगाई बहुत मिलेगी ऐसे केसेस में, आप विदेशों पे बहुत डिपेंड होगी, क्योंकि बोरिंग्स अक्सर ऐसा होता है कि जब अपने देश में से ताले बंद हो जाते हैं सारे, तो फिर आप विदेशों के पास भागते हो, ठीक है। और जब इतना सब बकवास चली रही है तो फ्यूचर में ग्रोथ होने का तो मतलब ही नहीं बनता। एक नंबर के प्रोस्पेक्टस से लिखा हुआ ध्यान रख लेना कि फिस्कल डेफिसिट की जो सेफेस्ट लिमिट है वो 3% है। अगर आप अपनी जीडीपी का 3% तक फिस्कल डेफिसिट में है तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% से ज़्यादा है, और इसमें ये एक केस स्टडी का मुद्दा होता है, अक्सर ऐसे केसेस में केस स्टडी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाती है, ठीक है। और बल्कि ये इस साल के सैम्पल पेपर में ये चीज़ दे भी रखी है, आप जाके चेक करोगे अपना सैम्पल पेपर तो ये आपको देखने को मिल भी जाएगा कि भैया आपका जो फिस्कल डेफिसिट अगर आपके 3% से ज़्यादा है तो इट्स नॉट अ गुड डील। ये क्वेश्चन आराम से पहले भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाते हैं। अगर आप बात करते हो कि फाइनेंस इसको मतलब इसके पास पैसा कहाँ से आता है, आप अपने फिस्कल डेफिसिट की पूर्ति कहाँ से करते हो, तो मेरे भाई आप बोरिंग्स करते हो, आप लोन वगैरह लेते हो। और दूसरा क्या होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, नई करेंसी प्रिंट करवाते हो आरबीआई के पास जाके कि सर पैसा चाहिए, हालत ख़राब है। एंड द कंडीशन इज, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 2 साल पहले सैम्पल पेपर में कहीं पूछा गया था, तो ये मेरे दिमाग से नहीं निकलता कि वाई बोरिंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज़ बेटर देन द प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। लोगों को बड़ा वो लगता है, मजाक लगता है कि एक काम करना है यार, गवर्नमेंट ना बहुत सारा पैसा छापे, है ना, बहुत सारा पैसा छापे और उस पैसों को ना फिर गरीबों में बांट दे तो गरीबी दूर हो जाएगी। भाई 1 साल नहीं लगेगा इकोनॉमी को बर्बाद होने में। आप खुद सोचो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। अब हर बंदे की जेब में 1 करोड़ रुपया हो, सपोज करो हर बंदे की जेब में 1 करोड़ रुपया होगा, तो वो बंदा भी भाई साहब फिर एसी की डिमांड करेगा, उसे भी फिर गाड़ी चाहिए, है ना। फिर जहाँ वो जाएगा ना गाड़ी में बैठ के, वापस भी गाड़ी में ही आएगा। यानी कि जो बंदा एक टाइम के खाने के लिए तरस रहा था, अब वो भी 5 स्टार में जाके बैठेगा, ठीक है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, लोगों के हाथ में कुछ टाइम के लिए पैसा आ जाएगा, 1 साल नहीं लगेगा, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। लिटरली इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी 1 साल के अंदर, ऐसा कुछ देश कर भी चुके हैं। तो ये चीज़ इकोनॉमी में अगर आप नई करेंसी प्रिंट करवा रहे हो तो इससे तो घटिया कुछ माने ही नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, सुनना आप ध्यान से। बोरिंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कंसिडर्ड अ बेटर सोर्स एज दे डू नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई विच इज़ रिगार्डिंग एज द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड डेफिसिट फाइनेंस मे टू लीड द इन्फ्लेशन ट्रेंड इन द इकोनॉमी ड्यू टू द मोर मनी सप्लाई। अब एक मेरी बात सुनो, आपने लोन ले लिया, वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में था, आपके जेब में आया, आपने कहीं खर्च करा, वो किसी और के लिए इनकम बन जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, वो पैसा ऑलरेडी मार्केट में पड़ा हुआ था, और जो ऑलरेडी मार्केट में पैसा, आप उसी को खर्च कर रहे हो, उसी से कोई व्यक्ति कमा रहा है, और आप मतलब कोई एक व्यक्ति खर्च कर रहा है और कोई एक व्यक्ति कमा रहा है। दिक्कत की बात इतनी नहीं। वैसे बोरिंग्स भी आपको अक्सर कर्जे के जाल में फंसा के रखती है, इन्फ्लेशन बढ़ाती है, बट स्टिल जब आप नई करेंसी प्रिंट करते हो, मार्केट में ऑलरेडी हालत में बहुत ज़्यादा ख़राब है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, भाई आपने मार्केट में और मनी डाल दी, आपने मार्केट में और पैसा डाल दिया, मनी सर्कुलेशन को फिर बढ़ा दिया, सही है, आप वो भर ही नहीं सकते। दिस इज़ द रीज़न बेसिकली कि क्यों नई करेंसी बुरी मानी जाती है।
क्योंकि उसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। एक नंबर में लास्ट ईयर तक भी सैम्पल पेपर में पूछा गया है। एंड इट्स नथिंग इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स बोरिंग। तो आपका फिस्कल ईयर तो है करंट ईयर का, ये बात भी ध्यान रखो, फिस्कल ईयर तो करंट ईयर का और इंटरेस्ट कब का है, प्रीवियस बोरिंग। यानी जो आपने पहले बोरिंग्स कर रखी है उस पर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो आपका क्या कहलाएगा, ये वाला इंटरेस्ट पेमेंट होगा। ये क्वेश्चन बड़ा बन जाता है कि अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो तब क्या होगा। तो भाई अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये इधर आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के इक्वल हो जाएगा। और हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो तो अक्सर जो आपकी बोरिंग्स होती हैं, टोटल बोरिंग्स होती हैं, वही फिस्कल डेफिसिट होती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करने के चक्कर में ही बोरो करना पड़ा, मतलब आपके सर पे इतना ब्याज चढ़ गया कि भाई से ब्याज देने के चक्कर में ना आपको लोन लेना पड़ गया। देख लो कितनी बुरी हालत है। तो प्राइमरी डेफिसिट अगर आपका ज़ीरो है तो आपको ऐसे केस में सिर्फ बोरिंग्स इसलिए करनी पड़ रही है जिससे आप अपना कर्जा चुका सको, इंटरेस्ट पेमेंट कर सको। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू बोरो ओनली ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। सही है। बाकी आप इधर आओ, इसको देखो भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ये आया आगे। इस टाइप का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, इस टाइप का बना के डिज़ाइन से। ये तो वैसे 2021 और 22 का बजट, अब तो 22-23 का आ गया, 21-22 का बेसिकली, ठीक है। और अब जो आया है वो 22-23 का भी ख़त्म हो गया। ये तो साल की शुरुआत में मैंने लिख दिया था, सही है ना, उस टाइम पे। और अब तो 23-24 का आ गया भाई, 21-22 है, फिर 22-23 हो गई, फिर आपका 23-24 हो गया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इम्पॉर्टेंट क्या है वो सुनो आप मेरी। गवर्नमेंट के रेवेन्यू शीट से गवर्नमेंट ने एस्टीमेट दिखाया कि हम लोग तकरीबन इतना, करोड़ों में, ध्यान रखना, छोटा मोटा अमाउंट नहीं, करोड़ों में, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप रेवेन्यू शीट्स इतने अमाउंट की कर लोगे अप्रॉक्स, कैपिटल लिस्ट आपकी कैसे होगी, इतने रुपए के आपके तकरीबन 13,000 करोड़ समथिंग के जितने भी है ये, ठीक है। आपके क्या हो जाएंगे, लोन रिकवर हो जाएंगे। आपके पास जो अदर रिसिट्स आ जाएंगे वो तकरीबन 1,75,000 के आसपास की आ जाएंगी। जो आप बोरो करोगे वो तकरीबन इतना है। तो आप इतना रेवेन्यू रिसिट्स के माध्यम से कमाओगे, इतना कमाओगे कैपिटल रिसिट्स के माध्यम से। तो इन दोनों को जोड़ के आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, तकरीबन 34,83,236, सही है। और आपके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 29,000 और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो क्या है 554,236। तो ये एक एस्टीमेट है कि तकरीबन जी हम ऐसे पैसा आएगा हमारे पास और ऐसे पैसा खर्च हो जाएगा। अब वो इसी बीच में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, बहुत आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साल के सैंपल पेपर में जाके देखो, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें इस तरह के टेबल दे रखे हैं, फिर उसमें से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं वो आपसे। तो ये है गवर्नमेंट बजट के अंदर। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है बट कोई बात नहीं भाई, पूरा बता दिया, इन वन शॉट वाला फेस है। और अब इसके जस्ट बाद हम अगले 2 चैप्टर और शूट करते हैं एज सून एज पॉसिबल, जो आपका 11वां 12वां है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड दिस इज इट, थैंक यू सो मच।